हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि पीछे की वीडियोस में हमने इंग्लिश टॉपिक पे चर्चा की थी, तो उसी सीरीज़ में मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं बहुत ही जल्दी आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पे कुछ दूंगा। तो आज की क्लास में एक्टिव पैसिव वॉइस पे डिपेंड करना चाहता हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि बहुत ही ज़्यादा रूल्स को नहीं समझेंगे हम लोग, बल्कि कुछ ऐसी बेसिक्स बातों को जानने की कोशिश करेंगे जिससे बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में हम एक्टिव से पैसिव चेंज करना सीख लें। तो इस सीरीज़ में वैसे तो मैं आपको सेंटेंसेस कॉपी पे ही बताने वाला हूँ, बट उससे पहले हम कुछ एक्टिव और पैसिव सेंटेंस के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि नाम में ही है एक्टिव। एक्टिव का एक वर्ड है एक्टिव, जिसका मीन क्या है? क्रियाशील होना, किसी चीज़ का करते रहना, होना। किसी भी तरीके की मूवमेंट अगर पाया जा रहा है तो उसको हम एक्टिव कह सकते हैं। किसी चीज़ में अगर कैसी भी मूवमेंट हो रही है तो उसे हम बोलते हैं कि ये एक्टिव है, और अगर वो नहीं है तो वो नॉन एक्टिव है। तो एक्टिव सेंटेंस ग्रामर में कैसे यूज़ होगा उसके बारे में हम देखते हैं। एक्टिव सेंटेंस हम बोलते किसे हैं? हिंदी में अगर हम देखें तो एक्टिव को बोलते हैं कर्तवाच्य। एक्टिव वॉइस को हम बोलेंगे कर्तवाच्य। वॉइस मतलब वचन है, एक वाक्य कैसे आपको बोला जा रहा है और कैसे समझा जा रहा है। देखिए, बहुत ही ज़रूरी बात है किसी भी भाषा में। हम नॉर्मली अपनी भी भाषा में चीज़ों को समझ सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में कुछ दूसरे तरीके से उसको अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है। बस यूज़ करने के लिए उसका प्लेस जो डिसाइड करना है, उसका जो सीरियल या क्रम लगाना है या स्ट्रक्चर उसका जो सेंटेंस का रखना है, वही चेंज है हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में। और बाकी तो गंभीरताएँ ग्रामर में जो हैं, गंभीर बातें जो हैं, वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मैं यहाँ कुछ ऐसा आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आपको ये हैवी ना फील हो कि मुझे पूरा ग्रामर पढ़ना है और एक्टिव पैसिव फिर सीखना है, या डर हो इन फ्यूचर कि हम रूल्स भूल जाएंगे तो हम एक्टिव पैसिव नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है बहुत ही आसान बनाने की, और डेफिनेटली इट विल सूट्स यू। आपको अच्छा लगेगा ये देखने के बाद, और शायद आज के बाद आप एक्टिव पैसिव शायद कभी भूल ना पाएँ। वी विल डिस्कस ओवर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट द एक्टिव वॉइस। व्हाट इज़ इट? एक्टिव वॉइस है क्या, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। देखिए, जब हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं इन इंग्लिश, सपोज आई एम जस्ट telling you a sentence that Ramesh has bought a nice book. Ramesh has bought a nice book. तो इस सेंटेंस में मैंने बोला कि रमेश ने एक बहुत अच्छी किताब खरीदी है। तो यहाँ एक्टिव वॉइस कैसे, ये सेंटेंस फिलहाल एक्टिव वॉइस है और कैसे है पहले वो समझना है। एक्टिव में देखिए, एक्टिव सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी। जैसे हिंदी में बोला ना, कर्ते वाचक, कर्ते मतलब होता है कर्ता, और सब्जेक्ट इंग्लिश में बोलेंगे। और सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? सब्जेक्ट होता क्या है? जो वर्क कर रहा होता है कि या किसी के बारे में सेंटेंस में बताया गया होता है तो वो कर्ता होता है। यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रमेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि रमेश ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। और जब कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरुआत हो, जब हम सब्जेक्ट को ख़ास मानते हों, तो हम उसे ही पहले रखेंगे। ये एक लैंग्वेज का टर्म है कि जिस चीज़ को हम विशेषता देना चाहेंगे उसे हम पहले रखेंगे। जो सेंटेंस में मुख्य वर्ड है जिसके लिए वो सेंटेंस बोला गया है, चाहे ना अगर वो रमेश नहीं होता तो सेंटेंस हम बोलते ही क्यों? तो रमेश इम्पॉर्टेंट है। एक पूरे सेंटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखें तो वो रमेश है। रमेश आँख के सामने होगा तभी हम ऐसी बात करेंगे, या रमेश का ख्याल आएगा तभी ये बातें हम करेंगे। और अगर हमें रमेश की बिल्कुल याद नहीं आ रही है, वो सामने नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों मैं ये सेंटेंस बोलूँ? राइट? तो दैट मीन रमेश इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन दिस सेंटेंस, दैट्स कॉल्ड अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट बोलेंगे रमेश को यहाँ पे, क्योंकि ये वाक्य रमेश के लिए है।
या इस वाक्य में होने वाली क्रिया को करने की जिम्मेदारी रमेश ने ली है, राइट। तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस हैं या ऐसे वाक्य जिसमें हम सब्जेक्ट को ही मुख्य समझते हैं, मुख्य मानते हैं, वहाँ पे, या आप हिंदी में कहते हैं प्रधान शब्द, तो ये जो प्रधान शब्द अगर हम सब्जेक्ट को बनाते हैं तो वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। यहाँ पे रमेश हमारा प्रधान शब्द है, मुख्य शब्द है, और उसी के लिए ये सेंटेंस बोला गया है। तो रमेश एज अ सब्जेक्ट और काम को करने वाला है। ये क्वालिटी है सब्जेक्ट की पहचानने की कि जो भी क्रिया हो रही है उसको करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो रमेश ने खरीदने की क्रिया की है, दैट मीन रमेश यहाँ पे सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को ही हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब समझते हैं पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। पैसिव वॉइस जस्ट इसका उल्टा होता है। एक कॉमन सी बात है कि अगर हम ऐसे नॉर्मल तरीके से बात करें, जैसे मैं रमेश की बात करें, रमेश ने पेन खरीदा, यहाँ हमने रमेश के बारे में बात की, रमेश ने एक पेन। अब अगर हमारे लिए पेन इम्पोर्टेंट है तो हम कैसे बोलते हैं, ये पेन रमेश ने खरीदा, ये पेन, हाँ, तो ये पेन रमेश ने खरीदा। तो यहाँ भी ये पेन, हमने इम्पोर्टेंट वर्ड समझा पेन को, या इम्पोर्टेंस हम पेन को देना है तो हम पेन को आगे उठा के ले आए और पहले हम फोकस कर दिए पेन पे, ताकि सब लोग अट्रैक्ट हो जाएं कि मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ। तो अभी मैंने पेन के लिए बात करी है, हाँ रमेश ही यहाँ सब्जेक्ट है, रमेश ने इसको खरीदने का काम किया है, ये फर्दर चीज़ें हैं, बट इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे कौन है, पेन है, क्योंकि मैं पेन के विषय में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं रमेश के विषय में नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब रमेश पेन से किस तरीके से जुड़ा हुआ है इस सेंटेंस में, आगे इस वजह से रमेश आया हुआ है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि पैसिव वॉइस तब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्पेशल माने, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की स्टार्टिंग कर दें तो वो हमारा पैसिव वॉइस होता है, और जब हम सब्जेक्ट से ही सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। तो इस तरीके से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं। अब हम आगे की चीज़ों को समझेंगे विद द राइटिंग ऑन द कॉपी। अब हम पहले समझते हैं कि किसी एक्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और पैसिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होते हैं, और उसी के थ्रू हम एक्टिव से पैसिव चेंज करने का बहुत ही शॉर्ट तरीका अपनाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। किसी भी एक्टिव सेंटेंस के लिए अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट के साथ में ही हमें ऑक्सिलरी मिलेंगी वर्ब की, वर्ब ऑक्सिलरी के साथ में वर्ब फॉर्म होगा, इट विल बी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। इसके साथ में होगा ऑब्जेक्ट और होंगे साथ में अदर वर्ड्स। इस तरीके से जो सेंटेंस होगा हमारा एक्टिव वॉइस का, उसमें स्टार्ट हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब ऑक्सिलरीज यूज़ होंगी, फिर वर्ब फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर वर्ड्स होंगे। अब देखते हैं अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम पैसिव चेंज करते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हम एक्टिव और पैसिव में समझेंगे। एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये एक ही रूल हम आपको समझाते हैं जिसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब कोई सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है तो सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में चला जाता है और ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस के पहले में आ जाता है। कारण वही है जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि जब पैसिव होता है तो हमें ऑब्जेक्ट से को मेन वर्ड बनाना होता है, या पैसिव वॉइस ऐसे आप समझ सकते हैं कि पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा एक्चुअली में वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। तो यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएंगे। अब यहाँ सेंटेंस जो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट था वो इधर सब पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी हम अभी फ़िलहाल सब्जेक्ट नहीं लिखते,
ऐसे आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट ही हम इधर पहले यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है, जो ऑक्सिलरी यहाँ यूज़ हुई है वही वर्ब ऑक्सिलरी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मेन फंक्शन है हमारा वर्ब का, वर्ब के फॉर्मेशन का। ये अगर ये वर्ब फॉर्मेशन आपको समझ आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए ये कहा जो भी वर्ब होगा उसका जो भी फॉर्म होगा, यहाँ हम वर्ब को फॉर्म से अलग करते हैं, वर्ब को और फॉर्म को दोनों को अलग करते हैं, और इसकी फॉर्म को हम यूज़ करते हैं बी के साथ। यानी जो यहाँ वर्ब फॉर्म होगा वो बी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो यहाँ वर्ब होगा वो वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यू गॉट इट? वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वर्ब फॉर्म बी फॉर्म में अटैच्ड हो जाएगी। इसके साथ में हम यहाँ कॉम्प्लीमेंट्स या अदर वर्ड जो भी हैं यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली जब हम सब्जेक्ट को यूज़ कर रहे होंगे तो हमें यहाँ पे एक प्रपोजिशन बाय का यूज़ करना होगा, और उस बाय के साथ में हम सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ मेन फोकस है जो मैंने अभी बोला था कि वर्ब और उसकी फॉर्म को हमें समझना है कि इसे हम कैसे चेंज करेंगे। और यहाँ पे एक फर्दर एक अलग सा वर्ड आया है बी का फॉर्म, वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम बी की फॉर्म देख लेते हैं। बी का फॉर्म होता है हमारा, फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो बी फर्स्ट फॉर्म में बी होगा या इज एम आर होगा। अब देखिए कहाँ पे हम बी का यूज़ करेंगे और कहाँ पे इज एम आर का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास पहले से ही हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी ऑक्सिलरी पहले से ही है सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी है वही सेम यूज़ हो रही है, और फिर साथ में यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ फर्स्ट फॉर्म वर्ब बी ही लिखेंगे सीधे सीधे। लेकिन इन केस अगर हमारे पास ऑक्सिलरी नहीं होती है, एक्टिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं होती है, ऐसा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में मिल जाएगा, तो इस केस में हमको बी की फर्स्ट फॉर्म में बी नहीं यूज़ करके इज़ एम या आर का यूज़ करना है। तो आप समझ गए होंगे कि बी का फर्स्ट फॉर्म बी भी होता है और इज़ एम आर भी होता है। बी का यूज़ हम हमेशा ऑक्सिलरी के साथ करेंगे, और अगर ऑक्सिलरी नहीं होती है तो हम इज़ एम आर का यूज़ करेंगे। सेकेंड फॉर्म में यूज़ होगा वॉज या वर। थर्ड फॉर्म में बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज़ कर सकते हैं, और आईएनजी फॉर्म की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम बीइंग का यूज़ करेंगे। इस तरीके से बी का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बी या तो बी में या इज एम आर एज अ फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर एज अ सेकेंड फॉर्म, बीन एज अ थर्ड, एंड बीइंग एज अ आईएनजी फॉर्म। इस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। और स्पेशल केस ये है कि एक्टिव वॉइस का जो भी वर्ब होता है, एक्टिव वॉइस में जो भी हमारा मेन वर्ब होगा वो पैसिव वॉइस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा, हमेशा थर्ड फॉर्म होगा। किसी भी सेंटेंस या सेंटेंस का टेंस कुछ भी हो, हमें वर्ब जो यहाँ हमारी मेन वर्ब है वो अब पैसिव में हमें थर्ड फॉर्म के रूप में लिखना होगा, और इसकी फॉर्म को वो हमें बी के साथ अप्लाई करना होगा। ये दो बेसिक्स चीज़ें अगर हम स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं तो फिर हमें पैसिव चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ये सेक्शन बी का है। अब हम कुछ परफॉर्मेंस देखेंगे जिसके थ्रू आप इसको समझ पाएंगे। सपोज आई हैव अ सेंटेंस, पहले मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, दे सेल बुक्स हियर, दे सेल बुक्स हियर। अब इसमें स्ट्रक्चर अगर हम फाइंड करते हैं, एक्टिव सेंटेंस है, दे से स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट हमारा दे है, इसके साथ में ऑक्सिलरी नहीं यूज़ हुआ है, सेल फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज़ हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट हमारा है बुक्स, यहाँ पे अदर वर्ड्स में हियर है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो पहले हमें बुक्स लिखना होगा पैसिव के लिए, जस्ट राइट डाउन हियर बुक्स। अब जैसे कि क्या था, अगर ऑक्सिलरी है तो सेम यूज़ करेंगे, नहीं है तो फिर ऑक्सिलरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई ऑक्सिलरी नहीं है। अब हम वर्ब की फॉर्म देखते हैं। वर्ब की फॉर्म, वर्ब फॉर्म हमारे पास यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी फॉर्म को हम निकाल कर बी की फर्स्ट फॉर्म में अप्लाई करेंगे।
अब देखते हैं बी यूज़ तभी हम कर सकते हैं जब ऑक्सिलरी है, और ऑक्सिलरी नहीं है तो हमें यूज़ करना है इज़, एम या आर। तो बुक्स के साथ में हम आर यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म के रूप में आपका बी फर्स्ट फॉर्म आर यूज़ हो गया। अब ये जो वर्ब बस्ती है सेल, इसमें परमानेंटली हम इसे थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो सेल इन थर्ड फॉर्म सोल्ड, बुक्स आर सोल्ड। अब हम अदर वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं हियर, और फिर दे का यूज़ करेंगे हम बाय के साथ में, बाय दैम। इस तरीके से सेंटेंस को हमने पैसिव में चेंज कर लिया है। और सेंटेंसेस देखते हैं। द hen laid an egg। इस सेंटेंस में an egg ऑब्जेक्ट है जिसे हमें पहले लाना होगा। जस्ट यूज हियर an egg। फिर हम देखते हैं ऑक्सिलरी यहाँ हमारे पास है नहीं, वर्ब सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, तो हमें बी का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, वॉज और वर। an egg है, सो दैट वॉज विल बी यूज हियर, an egg was। और laid in third form it will be laid again, an egg was laid by the hen। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी हैज़ trimmed her nails। Now her nails is the object here, use first her nails। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है आपका, ऑक्सिलरी है, तो नेल्स के साथ में हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, तो ये हमारा हैव में कन्वर्ट हो जाएगा, हर नेल्स हैव। और ट्रिम्ड थर्ड फॉर्म है, तो हम यहाँ पे बी का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, फॉर्म बी के फॉर्म थर्ड फॉर्म बीन में चेंज हो जाएगा, तो फिर यूज़ करते हैं हैव बीन। वर्ब थर्ड फॉर्म में ऑलवेज होती है, तो ट्रिम्ड ही होगा यहाँ पे, और सब्जेक्ट यूज़ करने के साथ हम बाय यूज़ करेंगे, बाय हर। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब कोई केस यहाँ सब्जेक्ट की जगह है तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा, बट जब उसे हम वर्ब के बाद यूज़ करते हैं तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस लेते हैं, आई फाउंड हर रीडिंग। I subject, found verb, her object and reading is the other word। use her first। अब ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा तो इट विल चेंज इनटू सी। शी नाउ फाउंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो बी का सेकंड फॉर्म में वॉज और वर यूज़ करना है, शी के साथ में वॉज हो जाएगा, शी वॉज। और ये थर्ड फॉर्म होगा फाउंड, इट विल रिमेन सेम एज द थर्ड फॉर्म। She was found what reading by me। तो ये इस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस हम इजीली चेंज कर सकते हैं। कुछ इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के लिए सेम रूल रहेंगे जैसे एक्टिव में होते हैं, कि अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब और या ऑक्सिलरी के साथ में नॉट का यूज़ करना है, यहाँ पे भी वो सेम रहेगा, ऑक्सिलरी के साथ में ही नॉट का यूज़ होगा। सेंटेंस जैसे हम देख सकते हैं, आई एम नॉट चेंजिंग योर बुक।
नाउ योर बुक इज सब्जेक्ट हियर, तो उसको पैसिव का सब्जेक्ट हम यहाँ बनाएंगे योर बुक। एम ऑक्सिलरी है तो एम तो योर बुक के साथ यूज़ नहीं होगा, लेकिन एम का अल्टरनेट इज़ है, तो इज़ हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। योर बुक इज़ नॉट नेगेटिव वर्ड हम अप्लाई करेंगे साथ में ही ऑक्सिलरी के। और चेंजिंग, तो चेंज वर्ब की जगह हम बी का फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इट विल बी बीइंग। और वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा चेंज्ड। एंड बाय के साथ में सब्जेक्ट बाय मी। वेल, इस तरीके से हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं इंट्रोगेटिव। सपोज हमने कहा आर यू लव्ड बाय हिम। Sorry, it is are you loving him। पैसिव सेंटेंस ही था वो, हम इसे एक्टिव बनाते हैं। आर यू लविंग हिम, तो हिम पहले आएगा, बट इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी ही आपका फर्स्ट आएगा सब्जेक्ट से पहले, तो सब्जेक्ट तो बाद में चेंज करेंगे। पहले हम देखते हैं हिम को अगर लाएंगे तो इट विल बी ही, और ही के साथ में ऑक्सिलरी जो यूज़ होगा वो इज़ होगा, इज़ ही। और यहाँ वर्ब आईएनजी फॉर्म बी के में चेंज हो जाएगा, बीइंग। लव वर्ब विल बी चेंज इन थर्ड फॉर्म, बीइंग लव्ड बाय यू। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक और देखते हैं इंट्रोगेटिव। वाई डू यू टेक मेडिसिन, वाई डू यू टेक मेडिसिन। अब यहाँ एक बात और जाननी है हमें, डू, डज एंड डिड। जैसा हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑक्सिलरीज नहीं होती हैं, बट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के केस में डू, डज या डिड को ऑक्सिलरी की तरह यूज़ किया जाता है। तो यहाँ चूँकि हम मानते हैं, यहाँ हमने कोई रूल नहीं देखा है, बस स्ट्रक्चर देखा है, तो डू हम ये एक केस है जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तभी डू आता है। तो यहाँ हम इसे ऑक्सिलरी की तरह समझते हैं, इसको नन मानते हैं कि ये हमारा ऑक्सिलरी नहीं है। और ऐसे सेंटेंसेस में इनके पैसिव बनाते समय डू या डज या डिड वो पूरी तरीके से हट जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर वाई है तो पैसिव के लिए कोई भी क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं होगा, ये वाई रहेगा सिवाय हु के। वाई, और वाई के साथ में हम डू है तो डू की जगह हम इज एम आर फर्स्ट फॉर्म केस ही यूज़ करेंगे। तो डू के मेडिसिन हमारा सब्जेक्ट इधर पहले आएगा, तो मेडिसिन के लिए हम इज़ लगाएंगे यहाँ पे। वाई इज़, देन ऑब्जेक्ट आपका मेडिसिन हो गया, वाई इज़ मेडिसिन। देन बी यूज़ हो चुका है तो टेकन, देन बाय यू। तो इस तरीके से आपके इंट्रोगेटिव चेंज होते हैं। या इसके अलावा भी जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, अगर उस पर सेंटेंस बेस्ड होते हैं तो भी सिमिलर या सेम तरीका ही चलेगा। जैसे वी कैन विन दिस मैच। अभी चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट हमारा दिस मैच है, दिस मैच यहाँ यूज़ हो जाएगा, दिस मैच। कैन सेम ऑक्सिलरी यूज़ होगी, कैन। विन ऐसा फर्स्ट फॉर्म, सो बी का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, कैन बी। एंड विन इन थर्ड फॉर्म, वन बाय अस। तो इस तरीके से सभी सिंपल प्रोसेसिंग जो ज़्यादातर सेंटेंसेस लगभग 60 to 70% ऑफ एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस आपके बहुत ही नॉर्मल तरीके से चेंज हो जाएंगे
और आपने देखा कि इसमें बहुत ही ज़्यादा रूल्स डिस्कशन नहीं किया, वो प्राइमरी रूल्स जो आपको पता हैं उसी के थ्रू हमने इसे सीखने की कोशिश की है। मैं एक बार फुल पेज ले रहा हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें इसका। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है समझना, और आई थिंक आपको ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी हैं जबकि हम इस पूरे सेक्शन में बाय को यूज़ नहीं करते या बाय की जगह दूसरे प्रपोजिशंस यूज़ हो जाते हैं। तो देखिए बाय कब यूज़ होगा मैं उसको बता दे रहा हूँ, और कब नहीं यूज़ होगा वो आपको समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ज़रूर शो करूँगा। इस बार अभी आप इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद में कुछ जो 30% रिमेनिंग पैसिव का रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। अदरवाइज़ प्रैक्टिस ज़्यादा करानी होगी, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैं अभी बताता हूँ आपको कि बाय कब इस्तेमाल करेंगे। तो बाय को सिंपली आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब ये वर्ब आपका कोई भी वर्ब ये एक एक्शन वर्ब हो। जब भी ये एक्शन वर्ब होगा तो श्योर है कि बाय ही अप्लाई होगा। नॉन एक्शन वर्ब्स के लिए ही हम प्रपोजिशन चेंज करते हैं, राइट। फिर से बताऊँ आपको कि जब भी वर्ब फॉर्म ये हमारा कोई एक्शन वर्ब होगा, कोई भी एक्शन वर्ब होगा, तब वो बाय ही अप्लाई होगा। और एक्शन वर्ब नहीं है, नॉन एक्शन वर्ब है, तो फिर वहाँ पे हम बाय अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक विशेष बात है। और आपने अभी सारे एग्जांपल्स में आपने नोट किया होगा कि सभी में एज सेल ये आपका एक्शन वर्ब है, लेड ये आपका एक्शन वर्ब है। तो ज़्यादातर एक्शन वर्ब ही मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो फिलहाल आप इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करिए अच्छे से। आपको समझ आ गया हो तो आप कमेंट करिए, और फिर मैं नेक्स्ट पैसिव एक्टिव पैसिव के वीडियो में ये आपको शेयर करूँगा कि बाय कब यूज़ नहीं होता है। और हाई स्कूल के लेवल पे इससे ज़्यादा एक्टिव पैसिव में नहीं है। और कुछ नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं बनाऊँगा तो वो मैंने बोला कि स्पेशल चेंजेस जो आएंगे एक्टिव पैसिव में उन्हें डिस्क्राइब करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जैसा भी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।